हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। तो आज हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे और पहले डिस्कस करेंगे कि हम अभी तक वृत्त में पढ़ क्या चुके हैं। तो वृत्त में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला परिमेय हमने पढ़ा था 10.1, जो क्या कहना चाहता था, वो ये कहना चाहता था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद हमने पढ़ा था 10.2 परिमेय पढ़ी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि वृत्त के बाहर अगर कोई एक बिंदु है, वहां से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ठीक है, अब इस पे आधारित हमने क्वेश्चन भी किए थे, जो उदाहरण थे, उदाहरण को हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली। आज हम 10.2 के प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे, जिससे ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते ही सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्या आ रहा है, विकल्पीय चुनाव, मतलब कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या रहा है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। भाई इसने कहा है एक वृत्त है, इसमें एक Q पॉइंट बाहर है, उससे एक स्पर्श रेखा खींची गई है। भाई स्पर्श रेखा हमने खींच दी, अब ये हमारा Q पॉइंट है और इस स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। चलो भाई, ये दे दिया इसने, और इसका बिंदु दिया इसने तो नहीं दिया, तो इसको हम कुछ भी मान लेते हैं। तो Q के बाद P मान लेते हैं, और ये केंद्र है, ये O मान लिया हमने। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है Q की केंद्र से दूरी 25 है। भाई Q जो है उसको केंद्र से दूरी कितनी है, तो ये 25 है। ठीक है, अब ये कहना चाहता है वृत्त की त्रिज्या बताइए। त्रिज्या बतानी है, त्रिज्या मतलब ये बताना है हमें x। तो भाई कैसे बताएंगे, भाई इसका रिलेशन तो तब होगा जब ये समकोण त्रिभुज होगा। तो क्या समकोण त्रिभुज है, तो हाँ भाई बिल्कुल है। क्यों है, कहाँ है, तो हम देख सकते हैं परिमेय 10.1 के अनुसार उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 का होता है। अब बन गया 90 का, 90 का बनता है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। तो कर्ण मतलब हम कह सकते हैं कर्ण का वर्ग, 25 का वर्ग जो है वो दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, यही होगा। ठीक है, इस 24 के वर्ग को उठा के इधर लाएंगे तो 25 का वर्ग होता है 625, 24 का वर्ग होता है 576, और ये हो गया x का वर्ग। जब इसको हम घटाएंगे तो घटाने से क्या आ रहा है, घटाने से आ जाएगा 49 आ गया, जो कि आ गया x का वर्ग, और यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, तो 7 आ रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या होगी 7, जो कि आंसर में होगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, चलो भाई आते हैं अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन में ये हमें बताना चाह रहा है, आकृति में यदि TQ, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, O केंद्र है इसका, वाले दो स्पर्श रेखाएं हैं प्रकार का। अब इसने कह रखा है कि POQ, ये जो एंगल हमारे पास POQ है, एंगल POQ है, वो कितना दे रखा है, 110 डिग्री दे रखा है। तो एंगल PTQ, ये PTQ हमें निकालना है। ठीक है, यानी हमें ये एंगल दे रखा है 110 का, और ये एंगल हमें फाइंड करना है कितने का होगा। ठीक है, चलो भाई, तो ऑप्शन हमें यहाँ दे रखे हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे बता दो एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q कितना होगा। तो बोलोगे सर पता नहीं, नहीं पता तो होना चाहिए यार, बिल्कुल 360 डिग्री होगा। क्यों होगा 360 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ कह सकते हैं भाई ये चतुर्भुज बन रहा है। भाई चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 होता है। तो हम कह सकते हैं भाई चारों कोणों का योग 360 हो गया, लिख दिया हमने। भाई इन चारों का योग कितना हो गया, 360 हो गया। इसमें हम कह सकते हैं भाई ये P कोण कितने का है, तो भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच लंब ही होगा, ये भी लंब होगा। ठीक है, यानी P और Q को हम क्या कर सकते हैं, P और Q को 90-90 लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ, और एंगल O कितना है, ये O है 110 डिग्री। भाई जो जो चीज़ पता है वो लिखते जाओ। O है 110 डिग्री, P है 90 डिग्री, T का पता नहीं, ये तो हमें निकालना है। PTQ मतलब PTQ क्या है, T एंगल ही है। ठीक है, Q कितना है, ये 90 डिग्री, और बराबर में 360 है। बहुत बढ़िया। एंगल T की बात करें तो ये 90-90 180 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 190, और 290 उधर जाके घट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 360 में से 290 चला गया, और ये बच गया 70 डिग्री। एंगल T, इस T का पूरा नाम लिख देते हैं भाई, पूरा नाम क्या है, एंगल PTQ, ये आंसर आ गया। यानी हम देख सकते हैं ये दोनों 90 के हैं, तो ये दोनों भी 90 के होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि भाई पूरा 360 है, तो 90-90 180 तो वैसे ही खत्म। तो इन दोनों का सम भी तो 180 होगा, तो ये 110 है, तो ये अपने आप 70 का होगा। तो वैसे ही हमने 70 का निकाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ से कहीं ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है, बी ऑप्शन 70 आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि एक बिंदु P O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा
परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो एंगल POA बताइए। तो हम इसमें इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र क्या बनवाना चाह रहे हैं? तो ये बनवाना ये चाह रहा है कि यदि किसी बिंदु P से, P बिंदु, बाहर कोई P बिंदु है, ठीक है, ये P बिंदु है, और इससे केंद्र O वाले, O केंद्र हमने यहाँ बना दिया। इस पर क्या क्या है? PA और PB, मतलब PA ऊपर बनाया है और PB नीचे बनाया है, ठीक है। और इसमें क्या रखा है? A हमने ऊपर लिख दिया, B नीचे लिख दिया, और ये O हो गया, ठीक है। अब कहा है POA मतलब कि ये वाला कोण निकालना है। POA ये कोण निकालना है हमें। चलो भाई, और दे कौन सा रखा है कोण? PA और PB परस्पर 80 डिग्री पर है, यानी ये पूरा कोण दे रखा है 80 का, 80 डिग्री का कोण दे रखा है। चलो भाई, अच्छी बात है, 80 डिग्री का दे रखा है, तो ये कोण हमें निकालना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जब परिमेय सिद्ध की थी, परिमेय कौन सी वाली सिद्ध की थी? 10.2, उसमें हमने किया था ना कि भाई ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया था। और सर्वांगसम सिद्ध करने का मतलब दोनों कोण बराबर होंगे, यानी हम कह सकते हैं पूरा 80 का है, तो ये इसमें यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये 40 का हो जाएगा और ये 40 का हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये 40 का है, ये 90 का है भाई, 90 का। भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 होगा, तो ये 90 है, ये 40 है, ये थीटा कितने का होगा? तो हम कह सकते हैं भाई एंगल POA जो है, जो थीटा हमने लिखा हुआ है, ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा, मैं ये कह सकता हूँ, ये कोण प्लस में 90 प्लस में 40, तीनों मिला के होगा 180 के बराबर। भाई तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है, तो ये 180 के बराबर हो गया। 1 2 3, तीनों का सम 180 होगा। अब यहाँ से हम POA निकाल लेते हैं, तो कितना होगा? 180 में से 90 और 40, 130 को घटा देंगे, और ये आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल POA कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। चलो भाई, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर सकते हैं यहाँ पे। 50 कौन सा आंसर? हमारा A ऑप्शन आ गया, ठीक है, A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अब इसने ये क्या रखा है? सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास पर ये वृत्त का व्यास हो गया, जो इसके केंद्र से होकर जाता है, यही होता है ना व्यास जो केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। इस पर क्या है? इसके सिरों पर स्पर्श रेखा खींची गई है, मतलब ये चीज खींची गई है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं भाई, दो तो स्पर्श रेखा हमने खींच दी व्यास के दोनों तरफ, लेकिन हमें चीज पता है कि व्यास है तो क्या हो गया? O से यहां तक मैंने मान लो ये P मान लिया, ये Q मान लिया, ये मान लिया है मैंने A B, ये है C और ये है D, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम देख सकते हैं भाई, ये व्यास है तो क्या हुआ? OP तो त्रिज्या ही है ना, त्रिज्या ही है, OP त्रिज्या है, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है? 90 का होता है। चलो भाई, यहां लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है? इसमें लिख सकते हैं एक वृत्त जिसका केंद्र O है। चलो भाई, पहली बात केंद्र O है, तथा PQ व्यास है। भाई PQ तो व्यास हो गया इसका, चलो भाई ठीक है। और AB DC स्पर्श रेखा है। रेखा P तथा Q पर है। ये चीज़ तो हमें दे दी है, ठीक है भाई। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो समांतर है डी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई, अब इसमें क्या करते हैं, हम सिद्ध पे आते हैं। सिद्ध में जब जाएंगे तो इसमें हम कह सकते हैं क्या, एंगल ए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ओपी जो है वो लंब होगा ए बी पे। तो इसका रीजन क्या होगा, त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण। ठीक है, मतलब क्या हो गया, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हो जाएगा। तो बीच का कोण क्या होता है, ये 90 का ही होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा, परिमेय 10.1 में पढ़ा था। चलो भाई ठीक है। उसके बाद दे रखा है ओ बी ओ क्यू लंब है सी डी के, सेम यही होगा, ओ क्यू जो लंब है सी डी पर। क्यों भाई, ये भी तो त्रिज्या है और स्पर्श पे लंब होगा, स्पर्श रेखा पे, तो इसका भी रीजन सेम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, अगर ये लंब है तो ये 90 का हो जाएगा और ये भी 90 का हो जाएगा, हो गया 90 का। अब हम कह सकते हैं तब एंगल ए पी ओ, या ए पी ओ की जगह हम ए पी बी लिख सकते हैं, बराबर होगा एंगल डी क्यू पी। ठीक है ना, ए पी क्यू जो है वो डी क्यू पी के बराबर होगा, ये हो जाएगा। तब ये देखो क्या है, जब दो लाइनें समांतर होती है और एक लाइन काटती है तो ये एंगल इसके बराबर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अंतर एकांतर कोण। वैसे यहाँ पर हो रहा है, ये दो रेखाएं हैं, एक लाइन काट रही है और ये एंगल इसके बराबर हो रहा है, भाई ये कोण इसके बराबर हो रहा है। तब ये क्या दर्शा रहा है, यह दर्शा रहा है अंतर एकांतर कोण। तो हम यहाँ लिख देंगे यह अंतः एकांतर कोण दर्शा रहा है। अब ये अंतः एकांतर कोण दर्शाने का मतलब क्या है, अगर ये अंतः एकांतर कोण दर्शा रहा है, इसका मतलब हो जाएगा कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा, समांतर होगा। यानी हम लिख सकते हैं तब ए बी जो है वो समांतर हो गया डी सी के, और यही हमें सिद्ध करना था और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, चलो आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलो भाई, इसने क्वेश्चन दे रखा है, ये चीज है, एक स्पर्श रेखा है और यहां से स्पर्श बिंदु से एक लंब खींचा गया है, एक लंब हमने खींच दिया इसे, एक लंब खींच दिया गया है। अब इसने कहा है सिद्ध करना है कि जब हम स्पर्श रेखा से कोई लंब खींचते हैं तो ये जो है वो केंद्र से होकर जाएगा। भाई स्पर्श रेखा से एक लंब खींचेंगे तो वो केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, तो यानी मैं इसके अंदर इसके नाम लिख देता हूं, ए बी पी, इसको मान लिया क्यू, और इसका केंद्र कहीं और है। शुरू में हम मान रहे हैं कहीं और केंद्र है, क्योंकि हमें तो सिद्ध करना है कि ये केंद्र है, तो पहले हम मान रहे हैं इसका केंद्र कहीं और है और ये लाइन कहीं और जा रही है, ये लंब है और ये ओ है, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं दिया हुआ क्या क्या है। तो दे रखा है क्या, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। भाई एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। चलो भाई ठीक है, और चीज़ दे रखी है हमें, और भी चीज़ दे रखी है, उसको भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं
पी क्यू लंब है ए बी पर, भाई पी क्यू लंब है ए बी पर, ठीक है, ये भी चीज़ हमें दे रखा है। उसके बाद हमें चाहिए सिद्ध करना है सिद्ध ये करना है कि जो हम इस पर लंब खींचेंगे वो लंब किस क्या है, केंद्र से होकर जाएगा, मतलब Q तथा O बिंदु एक पर हो। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि ये Q बिंदु इधर ना हो, Q बिंदु O पर ही हो। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। चलो भाई ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं भाई रचना। रचना क्या करेंगे भाई, सिद्ध करना है हमने लिख दिया, अब रचना लिखना है। तो रचना क्या करना है इसमें, तो रचना में हम क्या करेंगे, इसके केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला लेंगे। इसका जो केंद्र है उससे स्पर्श बिंदु को मिला लेंगे। ये मिला दिया हमने, यानी कि हम कह सकते हैं पी ओ को मिलाया गया। ठीक है भाई, पी और ओ को मिला दिया। उसके बाद हम करते हैं भाई, रचना के बाद आएगा सिद्ध में। सिद्ध में हम लिख सकते हैं कि पीओ क्या था, पीओ हमारे पास एक त्रिज्या थी, ठीक है, पीओ त्रिज्या है और ये ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो हम लिख सकते हैं ओपी लंब होगा ए बी पे। क्यों लंब है भाई, तो यहां लिख सकते हैं त्रिज्या तथा इसमें हम लिख सकते हैं तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण। चलो भाई ये भी ठीक है। क्या हो रहा है भाई, ओपी जो है वो लंब हो रहा है ए बी पर, क्यों, क्योंकि भाई ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, यानी हम कह सकते हैं कि ये 90 का है 90 का। चलो भाई, उसके बाद हम लिखेंगे भाई ओ क्यू पी लंब है ए बी पर। ये क्यों है भाई, ये दिया हुआ है हमें भाई, दिया हुआ है ना, पी क्यू जो लंब है ए बी पर, ये दे रखा था। अब एक चीज मुझे बताओ, क्या दो अलग अलग बिंदु से एक ही जैसा कोण बन सकता है, नहीं बन सकता भाई। यहां से तुमने बनाया 90 और ये दूर से बना रहे हो तब भी 90, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं भाई यह संभव नहीं है कि दो अलग बिंदु से एक समान कोण बने, ठीक है, ये संभव नहीं है, ठीक है। यानी हम नहीं कह सकते भाई ओ पी बी है और क्यू पी बी ये 90 का हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने लिख दिया यह संभव नहीं है कि दो अलग बिंदु से एक समान कोण बने। तो हम यहां से कह सकते हैं तब Q तथा O एक ही बिंदु, ठीक है ना, एक ही बिंदु होंगे और यही हमें सिद्ध करना था। हमें क्या सिद्ध करना था, Q तथा O बिंदु एक पर ही हो, और वो चीज़ हमने सिद्ध कर दी रीजन के साथ कि भाई एक अलग अलग बिंदु से एक समान कोण नहीं बनाए जा सकते। तो देखो मुद्दा क्या था इसमें, मोस्टली हमने किया ये किया भाई कि दो, एक तो हमें लंब दे रखा था और एक केंद्र से लंब होता है ये पता था हमें।
अब जब एक पॉइंट से हमें लंब दे रखा है और केंद्र से लंब होता है तो भाई ऐसा है कि दोनों सेम ही पॉइंट होंगे, अलग पॉइंट हो नहीं सकते, क्योंकि दो अलग अलग बिंदु से अलग कोण नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है, आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये तो पहले क्वेश्चन की तरह ही हो गया बिल्कुल, कि हमने ये केंद्र बनाया और केंद्र से एक ए बिंदु जो बाहर है, ठीक है, इसकी दूरी दे रखी है, केंद्र से बाहर जो ए है उसकी दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो भाई 5 सेंटीमीटर कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है भाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से हमने खींचा ऐसे, ये 4 का है। तो अब बतानी है त्रिज्या, जी हमें x निकालना है। अब हमें पता है कि भाई क्या होगा, इसको O माना है और इसको B मान लिया। ठीक है, फिर से वही चीज़ दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है, हमें लिख सकते हैं एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा स्पर्श रेखा AB, ये क्या है, 4 है। ठीक है, और AO दे रखा है हमें 5 का, ये चीज़ हमें दे रखी है। चलो भाई सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध नहीं करना, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना में आएंगे ज्ञात करने में आएंगे तो ज्ञात करने में क्या निकालना है, हमें निकालना है OB, OB निकालना है हमें। चलो भाई ठीक है, OB को ज्ञात करना है। अब आते हैं हम हल पे। देखो ये चीज़ें तो लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन में, क्योंकि ये कम से कम ये वाला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, और 2 नंबर का आता है तो आप डायरेक्टली पाइथागोरस लगा के सीधे सीधे पाइथागोरस लगा के करोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप लिखना पड़ेगा कि दिया है, ज्ञात करना है, फिर आओगे हल पे। अब हल में क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि भाई त्रिभुज ABO में, ठीक है, इसमें लिखोगे एंगल B जो है वो 90 का होगा। ठीक है, एंगल B 90 का होगा, और इसके साथ रीजन लिख दोगे, क्या चीज़, इसमें आप वही चीज़ बार बार आप लिख सकते हो, मैं बार बार सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें आप सीधे लिख सकते हो कि परमेय जो है परमेय 10.1 के अनुसार, ठीक है, मैं ये लिख दूंगा 10.1, क्योंकि मैं बार बार वही सेम चीज़ लिख के जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। परमेय 10.1 के अनुसार हमने ये लिख दिया कि भाई एंगल B जो हो रहा है वो 90 डिग्री का हो गया। चलो ठीक है, एंगल B 90 का हो गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं अगर ये 90 का हो गया तो ये बन गया समकोण त्रिभुज, और इसमें लगेगा पाइथागोरस। तो समकोण त्रिभुज होती है, इसमें पाइथागोरस लगेगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं पाइथागोरस के अनुसार AO का वर्ग जो है वो बराबर होगा AB का वर्ग प्लस में BO का वर्ग, इसके बराबर होगा। AO कितना है हमारे पास, 5 का वर्ग है, और AB है 4 का वर्ग, और ये BO है जो हमें निकालना था। ठीक है, अब यहाँ से 4 के वर्ग को उठा के इधर लाएंगे तो ये कितना आएगा, तो 25 में से 16 माइनस हो जाएगा, बराबर में आ रहा है OB का वर्ग। ठीक है, ये क्या 16 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। अब 25 में से 16 गया तो कितना बचा, 9, ये आ गया OB का वर्ग, और यहाँ से हम OB निकाल सकते हैं 3 सेंटीमीटर आ गया हमारा OB का आंसर, यानी ये x, ये जो त्रिज्या आ रही है वो 3 सेंटीमीटर की आ गई। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। संकेंद्री वृत्त कैसे हैं, तो भाई एक बड़ा वृत्त हो गया, उसके अंदर एक छोटा वृत्त हो गया, और उसकी सेम एक ही केंद्र है, उसे संकेंद्री कहा जाता है। और उसमें त्रिज्या दे रखा है, छोटे वाले की 3 है और बड़े वाले की 5 है। ठीक है, छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है, ये 3 है,
और बड़े वाले की बात करें तो ये 5 है। ठीक है, बड़े वृत्त पर उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। यानी कहा जाए तो इसमें क्या रखा है, बड़े वृत्त पे स्पर्श रेखा, सॉरी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा पूछा है। यानी अगर मैं यहाँ से ये खींचता हूँ तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। ठीक है, ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, ये एक त्रिज्या है इसकी जो कि कितनी की होगी, 3 की होगी, और ये त्रिज्या है जो 5 की होगी। हमें BC निकालना है, मतलब ये जीवा निकालना है, बड़े वाले की जीवा निकालनी है, और वो क्या है, बड़े वाले की जीवा क्या है, छोटे वाले की स्पर्श रेखा है। चलो ठीक है, तो इसमें भी आते हैं। पहले दिया है क्या क्या, दिया है 2 संकेंद्री वृत्त है जिसका केंद्र जो है O है। ठीक है भाई, जिसका केंद्र कितना आ रहा है, केंद्र आ रहा है हमारा O। चलो भाई ठीक है भाई, केंद्र O आ गया, और त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या मैं इसमें लिख देता हूँ जो OA, त्रिज्या OA कितना है, 3 है, और OB जो है ये कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें निकालना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, तो BC का मान ज्ञात करना है कि भाई BC कितना है, BC की लंबाई ज्ञात करनी है। चलो ठीक है, अब इसमें रचना में क्या ही करें, रचना में हम इस OC को भी मिला देते हैं। ठीक है ना, OB तथा OC को मिलाया गया। चलो भाई, रचना में हमने ये भी कर दिया, OB और OC को मिला दिया। अब इसमें देख सकते हैं सिद्ध पे, सिद्ध में मतलब हल में ज्ञात करना है तो हल आएगा। हल में आप कह सकते हो तो भाई पहले आते हैं हम त्रिभुज AOB में, तो इसमें क्या होगा कि भाई कोण जो ये वाला है, मतलब इसमें हम लिख सकते हैं OA जो होगा वो लंब होगा किस पर, BC पर। क्यों भाई, तो ये प्रमेय 10.1 के अनुसार, इसी के अनुसार होगा, उसी में था त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच क्या होता है, लंब होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं एंगल BAO जो होगा 90 का होगा। ठीक है, तो अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या होगा, OB का वर्ग बराबर होगा BA के वर्ग के प्लस में OA के वर्ग का। ठीक है, यानी कि इसका वर्ग जो होगा इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा, तो OB का वर्ग जो है BA और OA के वर्ग के बराबर है। अब इसमें हम इसका मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो क्या आएगा, OB आ रहा है हमारे पास 5, ये आ रहा है 3 और ये आ रहा है BA। अब इस 25 में से 9 जाएगा तो ये BA का वर्ग आ जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो BA कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर इधर सॉल्व करेंगे तो सीधे हम लिख सकते हैं इसी तरह, AC कितना आ रहा है, तो AC भी हमारा 16 आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी तरह से AC भी 4 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, AC 4 आ गया हमारे पास, तो हमें फाइनली निकालना क्या था, हमें निकालना था BC की लंबाई। ठीक है, BC की लंबाई निकालिए तो BC कितना होगा, देखो BA आ गया 4, AC आ गया 4, तो हमें निकालना है BC। तो BC क्या होगा, BA प्लस में AC होगा, और ये आ गया तुम्हारा 4 प्लस में 4 यानी 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक वृत्त, ये दे रखा हमारे पास वृत्त,
वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD बनाया गया। वृत्त के चारों तरफ क्या है, ABCD चतुर्भुज बना दिया गया है, जैसा कि आकृति में हम देख पा रहे हैं। सिद्ध करना है कि AB प्लस में CD यानी AB ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा बराबर होगी इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर। ये चीज़ें हैं। चलो भाई ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, पहले तो दिया है दिया है में आएगा, इसमें कह सकते हैं एक वृत्त के परिगत ABCD चतुर्भुज, ये चीज दे रखा है हमें। चलो भाई ये चीज हमें दे रखा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है इसमें कि AB प्लस में CD बराबर में होगा AD प्लस में BC। ये चीज़ हो सकता है। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं सिद्ध पे। देखो सिद्ध में क्या देखूं मैं, यहाँ पर देखो अगर मैं कहता हूँ कि A बिंदु से AP और AS स्पर्श रेखा दो खींची हुई है, तो इसका मतलब AP और AS बराबर होगा बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध में AP बराबर में AS होगा, और वो क्यों है, तो भाई एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं प्रमेय 10.2 के अनुसार, 10.2 के अनुसार ही प्रमेय होगा। चलो भाई, क्योंकि अब मैं एक्चुअली अब यहाँ पे आप पूरा लिख सकते हो, कैसे लिखना है आपको कि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, इसका ये किस में लिखा है, हमारे परिमेय 10.2 में लिखा है, तो मैंने वही डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि भाई एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो बराबर होती है। ठीक है, अब दूसरी बात करें भाई AP जो है वो AS के बराबर है, बिल्कुल ठीक। और हम क्या लिख सकते हैं, BP है वो भी BS के बराबर, BQ के बराबर होगा बराबर। ये जो BP है वो BQ के बराबर होगा। भाई ये भी तो एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो ये भी बराबर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें भी हमने ये सेम कर दिया, हो गया हमारे पास। दूसरा हम लिख सकते हैं भाई DR जो है वो DS के बराबर होगा। भाई यहाँ भी कर सकते हो कि ये DR जो है वो DS के बराबर होगा। चलो भाई ये भी लिख दिया हमने। उसके बाद हम लिख सकते हैं भाई RC जो है वो बराबर होगा CQ के, ये भी सेम चीज चल रही है। RC जो है वो CQ के बराबर होगा, ये भी डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या ये जो चार समीकरण हमें दिया हुआ है इसको जोड़ के देख लें, यानी समीकरण 1, 2, 3 और 4, इन चारों को जोड़ा गया। अब चारों को जोड़ने से क्या होगा, AP BP DR RC, लेफ्ट वाले सबको जोड़ देंगे और राइट वाले सबको जोड़ देंगे। तो लेफ्ट वाले सबको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, हम लिख सकते हैं AP प्लस में BP प्लस में DR प्लस में RC बराबर राइट वाले सारे जोड़ने पड़ेंगे। राइट वाले सारे क्या, AS BQ DS और CQ, ये चीज़ हो गया हमारे पास। ठीक है, हमने लेफ्ट वाले सबको जोड़ दिया और राइट वाले सबको जोड़ दिया, इस तरह से लिख दिया। चलो भाई अच्छी बात है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या, AP और BP मिलके क्या होगा, तो AP और BP मिलके हो सकता है AB, तो बिल्कुल इन दोनों की जगह हमने लिख दिया AB। अब अगला क्या है, DR और RC, DR और RC जुड़ेगा, कितना होगा, तो ये हो जाएगा DC हो जाएगा। चलो ये भी ठीक है। उसका नेक्स्ट क्या है, AS और देखो यहाँ पर ये वाला AS और DS ये मिलके कितना होगा, तो AS और DS मिलके ये हमारा हो सकता है पूरा AD, तो भाई AD आ गया। अब BQ और CQ मिलके क्या होगा, तो BC हो जाएगा। तो क्या हमें यही प्रूव करना था, देख लेते हैं भाई क्या है, AB और DC या CD जो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और AD और BC यही सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बस यही किया भाई, एक बिंदु जो है उससे जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी वो दोनों बराबर होगी, उस तरह से हमने इसको बराबर लिख दिया। लेकिन एक चीज़ है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से एक तरह से लिखना कि हाँ भाई
ये वाली भुजा के सामने ये वाली भुजा, देखो मैंने जो भी लिखा है, देखो ए पी बराबर में एस, कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, ए पी बराबर में एस तो लिख दिया, अगले में तुम लिख दोगे बी क्यू बराबर में बी पी और उसके बाद जोड़ोगे, फिर गलत हो जाएगा वो। यानी आप क्या करना, जैसे ए बी और सी डी हमें लेफ्ट में लेना है, तो यहाँ पर हम जैसे ए पी लेंगे या पी बी लेंगे, पी बी और इसका जोड़ा लेंगे, तो इसको पी बी को हमें लेफ्ट में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पी बी को हमें लेफ्ट में लेना है और बी क्यू को राइट में लेंगे, क्योंकि उस चीज़ को हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। तो जो लेफ्ट में आना है उसको लेफ्ट में लेना, मतलब लेफ्ट और राइट आपको देख के चलना है इसमें, ठीक है। कहीं आपने उल्टा कर दिया तो प्लस होके आएगा ही नहीं, ठीक है। चलो भाई इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है आकृति एक्स वाई, इसमें क्या है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, दो हैं जो केंद्र ओ पर क्या दे रखा है, समांतर स्पर्श रेखा है, यानी ये रेखा और ये रेखा समांतर और स्पर्श रेखा है, यानी कि ये वाला पी क्यू जो है वो व्यास है इसका, और स्पर्श बिंदु क्या दे रखा है, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा ए बी, एक और स्पर्श रेखा खींची गई है, ए बी स्पर्श रेखा खींची गई है जो कि स्पर्श बिंदु सी है उसका। इसमें दे रखा है एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक और स्पर्श रेखा खींची गई है ए बी जो इस पर ए पे काट रही है और इस पे बी पे काट रही है, ठीक है। चलो भाई सिद्ध कीजिए कि एंगल कौन सा वाला कोण ए ओ बी मतलब ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण जो 90 का है, 90 डिग्री का, ये सिद्ध करना है हमें। चलो भाई इसको सिद्ध कर देंगे हम 90 का। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या, स्पर्श रेखा एक्स वाई जो है वो समांतर है, एक्स डैश वाई डैश के समांतर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पी क्यू जो है वो व्यास है, ठीक है, और पी ओ जो है वो त्रिज्या है, ये भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और ए बी जो है वो स्पर्श रेखा है, ये भी लिख लेते हैं, रेखा है, स्पर्श रेखा जो जिसका स्पर्श बिंदु सी पर है। भाई ये चीज़ तो हमने लिख दी इसके अंदर, ठीक है, कि भाई सी पर स्पर्श बिंदु है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये व्यास है, त्रिज्या है, जो चीज़ें हमने लिख दी इसके अंदर। चलो ठीक है। उसके बाद हमें दर्शाना क्या है, इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि भाई एंगल कोण जो है वो पी ए ओ बी ये 90 डिग्री का है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम रचना। रचना जो करेंगे उसमें क्या होगा रचना में, तो रचना में हम क्या करेंगे कि ओ और सी को मिला देंगे, ओ सी को मिला देंगे, तो यानी क्या कहा गया, ओ सी को मिलाया गया, ठीक है, ओ और सी को मिलाया गया। चलो भाई मिला दिया गया, ये भी चीज़ होगी। तो ये हमारी जो स्टार्टिंग के लिखने वाली चीज़ होगी वो होगी, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और उसके बाद हम सीधे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब कि सिद्ध करेंगे उसके बाद, ठीक है। चलो इसमें ठीक है, इसके बाद सिद्ध पे आते हैं। इसमें सिद्ध की बात करें तो सिद्ध में क्या चीज़ है हमारे पास, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है, हमने इसको ज्वाइन कर लिया था, रचना के अनुसार ही था ये, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं सिद्ध में, त्रिभुज पी ओ ए और सी ओ ए, सी ओ ए, इन दोनों में देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ है, इन दोनों में पी ओ ए और सी ओ ए में, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी ए बराबर होगा एंगल कोण ओ सी ए,
कितना होगा, 90 का होगा। क्यों होगा 90 का, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा है, तो 90 का ही होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, प्रमेय 10.1 के अनुसार, ठीक है, उसी के अनुसार है। चलो ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं ए ओ बराबर में ए ओ आर है। ये क्या होगा, ये होगा उभयनिष्ठ होगा, ये चीज आ जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। चलो ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, उसके बाद हम लिख सकते हैं पी ओ बराबर में ओ सी। पी ओ और ओ सी बराबर है, क्यों भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। चलो ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या हो रहा है। इन दोनों त्रिभुज में एक तो कोण बराबर हो गया 90 डिग्री का कोण, यानी राइट एंगल आर हो गया, और एक कर्ण बराबर हो गया है जिसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं एच हो गया, और एक भुजा बराबर हो गई है जिसे हम साइड कहते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं तब त्रिभुज पी ओ ए सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ ए के, किसके अनुसार, आर एच एस के अनुसार। अगर ये दोनों भुजाएं सर्वांगसम हो गई है तो सर्वांगसम होने का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो यानी अगर ये सर्वांगसम हो गया तो हम लिख सकते हैं पी ओ ए बराबर हो जाएगा कोण सी ओ ए के, कैसे, बाय सी पी सी टी से। भाई संगत कोण है किसके, दो सर्वांगसम त्रिभुज के, तो हमारा सीपीसीटी हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, इसी तरह से अब देखो दूसरे वाले को पूरा सिद्ध करने की जरूरत नहीं, इसी तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वैसे ही करना पड़ेगा कि भाई ये 90 के बराबर होगा और ये त्रिज्या के बराबर होगी इस तरह से सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। सीधे हम लिख सकते हैं इसी तरह हम लिख सकते हैं क्या, इसको थोड़ा सा इसी तरह लिख सकते हैं हम कि त्रिभुज ओ क्यू बी ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ सी बी के, ठीक है, वो भी कैसे, आर एच एस से ही होगा, ये भी आर एच एस से होगा। अगर ये बराबर है तो इसका भी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं तब कोण क्यू ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ बी के, ठीक है ना। क्यू ओ बी जो है वो सी ओ बी के कोण के बराबर हो जाएगा। चलो भाई वो भी इसमें भी लिख देते हैं, किसके अनुसार, सी पी सी टी के अनुसार, सी पी सी टी के अनुसार हो गया। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया, एक तो हमने ये लिख लिया और एक दूसरा हमने ये लिख लिया, ठीक है, ये हमारे पास दूसरी चीज़ हो गई है। चलो ठीक है, चलो अब ये क्या कर सकते हैं हम, हमें एक चीज़ पता है कि कोण पी ओ क्यू ये 180 डिग्री होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये पूरा सीधी रेखा है, ठीक है, तो 180 डिग्री होगा। तो ये सीधी रेखा पे पूरा कोण ये 180 का हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई, इसी लाइन को हम लिख सकते हैं कोण पी ओ ए प्लस में कोण सी ओ ए प्लस में कोण क्यू ओ बी प्लस में कोण सी ओ बी बराबर में 180 डिग्री होगा, ठीक है। भाई चारों कोणों का योग तो 180 होगा, ठीक है। चलो अब हमें पता है ये दोनों बराबर थे, यानी शुरू के दोनों बराबर है, तो उसको हम एक लिख सकते हैं, मतलब कोई सा एक करके लिख सकते हैं। दो एंगल पी दो लिख सकते हैं, कौन सा, सी ओ ए, ठीक है। इस वाले में क्या लिख सकते हैं भाई, दो लिख सकते हैं, इसमें भी ये भी दोनों बराबर है, तो हम इसमें भी लिख सकते हैं सी ओ बी, और बराबर में 180 डिग्री होगा, ठीक है। यानी हम देख रहे हैं ये दोनों बराबर था तो इसको हमने डबल करके लिख दिया, ये दोनों बराबर था हमने इसको डबल करके लिख दिया, इसमें से दो कॉमन आ गया, तो दो कॉमन आते ही लिख सकते हैं क्या, एंगल सी ओ ए
प्लस में एंगल COB बराबर में 180 डिग्री आ गया। चलो भाई इतना हो गया। इसके बाद हम कह सकते हैं क्या है, COA मतलब ये वाला कोण और COB ये वाला कोण दोनों मिल गए, तो मिलके हम लिख सकते हैं इसको AOB लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसको AOB लिख सकते हैं और वही हमें फाइनली निकालना है। तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ 2 एंगल AOB बराबर में 180 डिग्री है, ये चीज़ हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं इन दोनों को जोड़ा हमने, कौन सा, COA को मतलब इधर और COB मतलब इधर, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AOB आएगा। इसमें AOB आ रहा है, उसके साथ 2 है और बराबर में 180 है। और यहाँ से जैसे ही 2 नीचे आएगा तो हम क्या लिख पाएंगे, इसको 180/2 लिख पाएंगे और इससे ये कट जाएगा और ये 90 डिग्री आ जाएगा। यानी हम लिख पा रहे हैं कि AOB जो हो गया वो 90 डिग्री का, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया। चलो ठीक है, अब आप इसको नोट कर सकते हो और उसके बाद आते हैं हम फिर अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक होता है। अब देखो इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि एक वृत्त है, ठीक है ना, इसके बाहर कोई एक बिंदु है, बाहर एक बिंदु है, ठीक है, बाहर एक बिंदु है। इससे क्या है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ खींची गई है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ खींची गई है, ठीक है। जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो होता है, जो इनके बीच का जो कोण होता है, ये जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण। मतलब क्या है, यहाँ पर जो केंद्र पर जो कोण बनाया गया है ये होता है। इसको मान लो, मैंने मान लिया है x, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, ठीक है। ये हमारा P बिंदु है, ये O है, ये A है और ये B है, ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसने ये कहा है कि ये x और y जो है वो समपूरक है। समपूरक क्या होता है, पूरक क्या था, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता था। समपूरक क्या होता है, यानी कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए उसे समपूरक कहते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि x प्लस वाई, एक्स और वाई को जोड़ोगे तो y आएगा 180 डिग्री। चलो कैसे आएगा, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ दे रखा है। तो इसमें दे रखा है हमें दिया, हमें अगर आते हैं तो दिए हमें देखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O है। चलो भाई, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं PA PB स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, चलो ठीक है, स्पर्श रेखा हमने मान लिया भाई। ये रेखा और ये रेखा स्पर्श रेखा है, इसी हो गई। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि x प्लस में y बराबर में 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं सिद्ध पे। सिद्ध की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल P प्लस में एंगल B प्लस में एंगल O प्लस में एंगल A, ये कितना होगा, ये होगा 360 डिग्री। तो ये क्यों होगा, क्योंकि चतुर्भुज की चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। ये चतुर्भुज आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अब इसमें हम देख सकते हैं भाई एंगल P कितना दे रखा है, इसको मैंने x माना था, B को कितना माना था, तो B है 90 डिग्री का, और O कितना है, तो ये y है, और ये है 90 डिग्री का, ठीक है, और बराबर में आ रहा है 360। अब इसमें साइड में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इसमें एक लाइन बढ़ा देते हैं जिससे थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाएगा। जिसमें हम लिख सकते हैं एंगल A बराबर में 90 डिग्री और एंगल B बराबर में 90 डिग्री। क्यों है, तो ये 10.1 परिमेय के अनुसार, ठीक है,
इस 10.1 परिमेय है उसके अनुसार ये आ रहा है कि भाई 10.1 परिमेय में था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 का होता है, इसलिए 90 का ये भी हो गया। और यहाँ बात करें बी कोण, तो बी को थोड़ा सा और ठीक से लिख देता हूँ, ये बी कोण ये भी 90 का हो गया, इसका भी सेम रीजन आ गया। अब देखो ए और बी 90 का है तो ये दोनों को 90 लिख सकते हैं, और ये दोनों तो हमने एक्स और वाई माना हुआ है, तो पी को लिखा हमने एक्स, बी को लिखा 90, ओ को लिखा वाई, इसको लिखा 90 और बराबर में 360। ठीक है, अब एक्स वाई को यहीं रहने देते हैं, 90 90 180 उसको उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एक्स प्लस में वाई बराबर में 360 माइनस में 180। भाई 180 जाके उधर जाके घट जाएगा तो घटा दिया हमने, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, और यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पे कि ये समपूरक कोण है, तो भाई समपूरक कोण हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो, और इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्यारहवां क्वेश्चन हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की परिगत समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कि कहा जा रहा है कि एक वृत्त है, उसके बाहर एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है। भाई समांतर चतुर्भुज खींच दिया गया है, कुछ ऐसे खींचते हैं। ठीक है, ये तो बेटा ये हमारे पास आ गया, ये कुछ भी पॉइंट इसके लेते हैं हम, जो कि आ गया ए बी सी डी और यहाँ पे पी क्यू आर और एस है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है, देखो दिया हुआ है हमें कि ये बाहर जो चतुर्भुज बना है वो समांतर चतुर्भुज है, और सिद्ध करना है कि वो समचतुर्भुज है। फर्क क्या है, समांतर चतुर्भुज में होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो हमें सिद्ध करना है कि चारों भुजाएं बराबर है। तो देखो इसमें दिया हुआ क्या है, दिया है आपको कि पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यानी हम इसमें कह सकते हैं भाई समांतर चतुर्भुज का मतलब कि पी क्यू बराबर में एस आर दे रखा है, और साथ में पी एस बराबर में क्यू आर दे रखा है। ठीक है, ये जो पी क्यू है वो एस आर के बराबर है, और पी एस जो है वो क्यू आर के बराबर है, ये चीज़ हमें दे रखा है। चलो ठीक है, अब हमें निकालना है, इसमें सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि भाई चारों भुजाएं बराबर है, मतलब पी क्यू बराबर में एस आर बराबर में पी एस बराबर में क्यू आर, ये चारों भुजाएं बराबर है, ये सिद्ध करना है हमें। चलो ठीक है, अब आते हैं इसमें सिद्ध पे। देखो सिद्ध की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई ये एस सी जो है वो एस बी के बराबर है, ये लिख सकते हैं। तो हाँ भाई लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं भाई एस सी जो है वो एस बी के बराबर है। और ये क्यों लिखोगे, क्योंकि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक ही बिंदु से इधर भी स्पर्श रेखा इधर भी स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से खींची गई है, तो हम लिख सकते हैं। तो ये क्या थी, ये 10.2 परिमेय था। ठीक है, अब इसी अनुसार मैंने लिख दिया एस सी बराबर में एस बी लिख दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ आर सी बराबर में आर डी भी लिख सकता हूँ, आर सी बराबर में आर डी लिख सकता हूँ। उसी अनुसार मैं लिख सकता हूँ भाई पी ए, ये जो ए था हमारे पास, ठीक है ना, पी ए बराबर में पी बी लिख सकता हूँ, और साथ में ए क्यू बराबर में डी क्यू लिख सकता हूँ। भाई ये चीज़ें हो सकती है बिल्कुल, भाई तीनों चीज़ मतलब चार चीज़ें बराबर हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देख सकते हैं 1 2 3 और 4, यानी हम कह सकते हैं भाई समीकरण 1 2 3 और 4 के अनुसार अब चारों चीज़ें इनके अनुसार क्या होगा, तो हम क्या करेंगे,
चारों को जोड़ देते हैं। चारों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, फिर से वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि भाई आ रहा है हमारे पास SC प्लस में RC प्लस में PA प्लस में AQ बराबर में राइट साइड वाला SB प्लस में RC, फिर उसमें हम PB जोड़ देते हैं और उसमें हम DQ जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, हो गया ऐसा। अब हम इसमें देख सकते हैं भाई SC RC जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RC हो जाएगा। PA और AQ जोड़ोगे तो ये PQ हो जाएगा। और इधर देखें तो SB और PB जोड़ेंगे, SB और PB जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, PS हो जाएगा। और RC और DQ जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, RC कहाँ के, RC और DQ जोड़ेंगे तो RQ हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था कि PQ जो वो SR के बराबर है, PQ SR के बराबर है, ठीक है। और PS जो है वो यहाँ पर PQ जो है SR के बराबर है और PS जो है वो QR के बराबर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई PQ जो है वो किसके बराबर है, PQ SR के बराबर है। SR कहाँ पे है, इसमें PQ जो है वो SR के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा यहाँ कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई है। ये जो PS लिखा है हमने, PS लिख दिया है और RQ लिख दिया है, बिल्कुल ठीक है। और ये यहाँ पर RC, हाँ यहाँ पर जो SC और RC है इसमें हम लिख सकते हैं क्या, ये RS आया था, बिल्कुल ठीक था। पर इसमें SC और RC क्या है, RS आया। देखो क्या होता है, जब भी इसमें मिस्टेक देखेगी आपको दिख जाएगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो आपको मिस्टेक पकड़नी भी आनी चाहिए कि हाँ भाई जब हम ऐड कर रहे हैं तो जुड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई अब तो जुड़ के सही हो रहा है। अब RS और PQ देखो क्या है, RS और PQ बराबर था, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ 2RS लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें PS और RQ बराबर था तो इसको मैं 2PS लिख सकता हूँ। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो यहाँ से हम कह सकते हैं RS जो है वो PS के बराबर है, ठीक है। RS जो है PS के बराबर है, यानी हमने देख लिया क्या कि भाई RS जो है वो PS के बराबर है। देखो क्या हो रहा है, PQ SR के बराबर है और RS जो है PS के बराबर है, यानी चारों साइडें बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं समीकरण 5वां आ गया हमारे पास। तो अब सीधे हम लिख सकते हैं क्या, हम इसमें लिख सकते हैं समीकरण 5 तथा दिया है के अनुसार, समीकरण 5 और दिया हुआ है जो उसके अनुसार क्या चीज़ें हो सकती है। तो समीकरण 5 और दिया हुआ के अनुसार हम कह सकते हैं, समीकरण 5 और दिया हुआ के अनुसार हम कह सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर हो गई है। यही ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, वही कहना चाह रहा। तो चारों भुजाएं बराबर हो गई है तो हम लिख सकते हैं PQ बराबर में SR और बराबर में PS बराबर में QR। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। हम इसमें देख सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर हो गई हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी उस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। पीछे हमने क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा किया था जिसके अंदर हमें बराबर करना था भाई, सामने की भुजा प्लस और ये इसके बराबर, ये करना था हमें। सेम क्वेश्चन उस वाले की तरह है, बिल्कुल यहाँ पर गया है, लेकिन यहाँ पर हमें चीज़ें दे रखी थी ज़्यादा, क्या कि आमने सामने की भुजाएं बराबर थी और जैसे आमने सामने की भुजा बराबर थी तो उसको जोड़ के हम ऐसा लिख पा रहे थे, जिससे हमने कनेक्ट कर दिया कि भाई ये RS भी PS के बराबर हो गया, ठीक है। ये भी आपस में कनेक्ट हो गया और ये कनेक्ट होने से क्या हो गया, जब ये आपस में बराबर हो गया तो हमने लिख पाए, क्या लिख पाए कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, ठीक है। चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है भाई एक त्रिभुज दे रखा है जो कि इस वृत्त के चारों तरफ है। चलो अच्छी बात है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब इसकी त्रिज्या 4 है, ये चीज़ें हमने देख ली। चलो भाई अच्छी बात है, 4 त्रिज्या। एक वृत्त के परिगत त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाएं BD और DC की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, मतलब ये 8 का है और ये 6 का है। चलो ठीक है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए, मतलब हमें निकालना है क्या, ये AB निकालनी है और AC निकालनी है, ये चीज़ करना है इसमें, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं दिया हुआ क्या है इसमें। देखो दिया है हमारे पास क्या, एक वृत्त
जिसका केंद्र जो है वो O है तथा त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। चलो भाई इतना दे रखा है। उसके बाद हमें दे रखा है क्या कि CD जो है वो 6 है और DB जो है वो 8 है। ये हमें दे रखा है, ठीक है। चलो भाई उसके बाद हमें इसमें निकालना क्या है, ज्ञात करना है इसमें। भाई ज्ञात करना है हमें AB तथा AC। AC हमें ज्ञात करना है। चलो ठीक है, इसमें देख लेते हैं रचना के बारे में। तो रचना क्या करेंगे हम, तो रचना में हमें करना है क्या, तो इसके केंद्र से इधर जोड़ देते हैं हम। जैसे कि हमने इसको यहाँ जोड़ दिया और यहाँ पर ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, इस तरह से हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमने जोड़ दिया, तो डॉटेड की मैं पूरा ही कर देता हूँ, आप डॉटेड बना लेना, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जोड़ दी है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, दोनों को जोड़ दिया है। उसके बाद रचना मतलब हमने ज्वाइन क्या क्या है, OC OA तथा OB को मिलाया गया। ठीक है भाई, चलो इतना हो गया। अब आते हैं हल पे। देखो हल के अकॉर्डिंग कहा जाए तो आप कह सकते हो कि ये 6 का है। अच्छा ये भी हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे लंब खींच लेते हैं, ये भी लंब हो जाएगा और ये भी लंब हो जाएगा। यहाँ पर ये 90 का है, ये 90 का है और ये 90 का हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम भी हम दे देते हैं क्या, ये E आ जाएगा और F आ जाएगा। ये मिलाया गया और साथ में और भी चीज़ें मैं लिख देता हूँ, क्या OE तथा OF OE OF को मिलाया गया। ठीक है भाई, OE और OF को मिला दिया गया। चलो ये भी है। अब इसके बाद क्या है, इसमें हल में आएंगे। तो हल के लिए क्या करते हैं, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद फिर हल करेंगे पूरे इसी पे, ठीक है। चलो इसमें बात करते हैं। देखो ये तो 4 का था, ठीक है, और ये लाइन हमने यहाँ पर जोड़ दी थी, जिसको भी लंब जोड़ दिया था। अब ये 4 का है तो ये भी 4 का होगा, ये भी 4 का होगा। अब यहाँ देखिए ये 6 का है तो ये भी 6 का होगा। भाई एक ही बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं। ये 8 का है तो ये भी 8 का होगा, ठीक है भाई, ये भी 8 का हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने x मान लिया तो ये भी, ये x का है तो ये भी x का होगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर हल में आ जाएंगे हम। हल की बात करते हैं तो इसमें हमने क्या कर दिया, CD जो है वो 6 का था और इसको हमने, 1 मिनट, ये हमने माना था E और F मान लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं CD बराबर 6 है, तो CD के बराबर क्या होगा, CD के बराबर होगा CE और ये भी 6 होगा। और ये किसके अनुसार हो रहा है, तो ये हो रहा है परिमेय 10.2 के अनुसार। और दूसरी बात करते हैं तो DB बराबर में 8 है, तो DB किसके बराबर है, DB DF के बराबर है, ये भी 8 होगा, ठीक है, ये भी यही परिमेय के अनुसार होगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि AE बराबर में AF होगा, जिसको हमने x माना है और वो भी इसी परिमेय के अनुसार होगा। चलो ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं भाई, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, क्षेत्रफल निकालेंगे COB का,
COB क्या है, देखो COB की बात करूं तो यहाँ पर ये लंब होगा, क्योंकि भाई त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच लंब ही होता है। अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, यही होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं 1/2 आधार कितना है CB और गुणे में ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है OD। यानी मैं लिख सकता हूँ इसको 1/2 गुणे में 8 और 6 14, CB कितना होगा, CB पूरा 14 हो जाएगा, तो इसको 14 लिख सकते हैं और गुणे में ऊंचाई 4 है। इसको काटा 2 से और हमारा आंसर आ गया 14 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो किसका आ गया, नीचे इस त्रिभुज का आ गया। दूसरे त्रिभुज की बात करें, अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ इधर वाले त्रिभुज का, कौन सा, COA का निकालता हूँ, COA, तो COA की बात करते हैं तो ये कितना होगा, हाफ आधा गुने में आधार, आधार अब क्या है AC है, चलो भाई AC गुने में ऊंचाई कितनी है, तो OE है, OE ऊंचाई कर दी। अब इसकी बात करें तो आधा ही है। AC की बात करें तो AC कितना है, तो AC है 6 प्लस में x, ये चीज़ हमारे पास 6 प्लस में x आ गया। और ऊंचाई कितनी है, तो इसकी तरफ से देखो लंबवत ऊंचाई होती है, तो ये लंब तो यहाँ पर है, तो ये 4 हो जाएगा ऊंचाई इसकी, तो यानी इसमें भी 4 आ गया। यानी इसको मैं 2 से काटता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 2 से अंदर गुना करते हैं 12 प्लस में 2x, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ आ गया। चलो भाई ठीक है, तीसरे क्षेत्रफल की बात करते हैं। तीसरा क्षेत्रफल कौन सा है, इधर वाला AOB, AOB क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो ये आ रहा है हमारे पास AOB की बात करते हैं, तो इसमें भी होगा हाफ आधा गुने में आधार, आधार क्या आ रहा है इधर से AB आ रहा है और ऊंचाई OF आ रहा है, तो यानी AB गुने में OF लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा, हाफ तो हाफ ही है। AB कितना आ रहा है, तो AB आ रहा है हमारे पास 8 प्लस में x है, और ऊंचाई कितनी आ रही है, तो ऊंचाई 4 ही है। इसको इससे गुना भाग कर दिया और ये आंसर आ गया, 2 को गुना करेंगे तो 16 प्लस में 2x आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ होगी। चलो भाई ठीक है, ये 3 क्षेत्रफल हमारे पास आ गए। कौन कौन से आ गए, एक नीचे का, एक इधर का, एक इधर का। यानी कि हम कह सकते हैं अगर तीनों को मिला दें तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, तीनों को मिला दें पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो भाई अच्छी बात है, यहाँ पर इतना आप नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं अगले पेज पे, देख लेते हैं इसको। इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, अगर मुझे निकालना है पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पूरे त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि AB कितना है, AB है हमारे पास, पहले BC है। देखो इस त्रिभुज है जो हमारे पास है, इसमें BC है जो था BC है 8 प्लस में x, ठीक है, और AC है 6 प्लस में x, ठीक है, और उसके बाद BC है 8 6 14, BC है 14, तो BC हमारा ये था 14 और AC है ये, और उसके बाद AB जो है वो 8 प्लस में x है। चलो हमने बेसिक चीज़ नोट कर ली। अब देखो क्या किया है हमने यहाँ पर 3 अलग अलग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले, नीचे का, इधर का, तीनों को निकाला। अब निकालेंगे तीनों का एक साथ, कैसे, पूरे क्षेत्रफल निकालेंगे ABC का। तो ABC का क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्या क्षेत्रफल निकालना है ABC का, तो इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। क्षेत्रफल निकालना है ABC का, ये चीज़ निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर जो कोई क्षेत्रफल नहीं पता, जैसे कि क्या कहते हैं समबाहु नहीं है, समद्विबाहु नहीं है, तो एक नॉर्मल क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका होता है हमारे पास, हीरोन सूत्र से निकालते थे S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है, और इसका आएगा रूट। ये होता है हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, हीरोन्स का सूत्र है, हीरोन्स के सूत्र से हमने नहीं लिखा है। अब इसमें S क्या है, तो S है हमारा क्या है, अर्ध परिमाप S, तो S अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप में पहले ABC देख लेते हैं, तो इन तीनों भुजाओं को हम ABC लिखेंगे। ये पहला वाला A आ रहा है, दूसरा B आ रहा है, तीसरा C आ रहा है। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, तो S निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास A प्लस B
प्लस सी, तीनों को जोड़ के बटे में 2 कर देते हैं, हो जाता है हमारा अर्ध परिमाप। अब यहाँ से हम निकालते हैं तो a कितना है, तो 14 है, प्लस में 6 प्लस x होगा और फिर 8 जोड़ देंगे और x भी जोड़ देंगे, और ये चीज़ें हैं, तीनों को जोड़ दिया और बटे में 2 आ रहा है, ये हमारा s आ रहा है। इन तीन सबको जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 20 8 28, 28 प्लस में 2x और बटे में 2, इस 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 प्लस में x बटे में 2 आ गया, और इस 2 से 2 कट गया और यहाँ पर आ गया 14 जमा में x, ठीक है, ये s आ गया, ठीक है। s का मान कितना आ गया, 14 जमा में x। चलो भाई ठीक है, इस s के मान को हम यहाँ रख देंगे, यहाँ रखते ही क्या हो जाएगा, s की जगह रखा हमने 14 जमा में x, और यहाँ s माइनस a है, मतलब कि 14 प्लस x माइनस में a कितना है, 14 है हमारे पास, ठीक है। अगला है 14 प्लस में x और माइनस में कितना आ रहा है, 6, और उसके बाद क्या आ रहा है, s माइनस में c, s क्या है 14 जमा x और c हमें दे रखा है 8 है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारे पास। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो कितना आ रहा है हमारे पास, ये तो इसको लिखें तो ये 14 जमा में x आ गया, और ये 14 से 14 कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ पर x से x कट जाएगा, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा, तो ये 8 बचा, और यहाँ पर देखेंगे x से x कट गया तो 14 में से 8 गया तो कितना बचा, तो ये 6 बचा, ये आ गया। तो हम इसको इतना बड़ा ना लिखें, थोड़ा छोटा लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये चीज़ आ गया। अब देखो पिछले वाले में हमने क्या किया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये था हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है तीनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तभी ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ ये जितना भी तीनों आया है, तीनों को जोड़ के इसको लेफ्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, क्या इस अनुसार से क्षेत्रफल जो आएगा ए बी सी का वो कितना आएगा, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तीनों को जोड़ा हमने, कितना आ रहा है 28 जमा में 12 प्लस 2x, फिर जमा में कितना है 16 प्लस 2x। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो भाई 2 और 2 4x हो जाएगा, और यहाँ पर ये इसमें जोड़ेंगे तो ये 40 50 56, यानी 56 प्लस में 4x, ये आ रहा है पूरे का क्षेत्रफल इन तीनों को जोड़ के, ठीक है। एक तरीका तो ये था अलग अलग निकाल के हमने निकाला, एक तरीका ये था कि हमने ऐसे करके निकाला। अब होना क्या है भाई, जिस भी तरीके से निकालो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वही आएगा ना, तो हम दोनों को बराबर रख देंगे, यानी हमारे पास जो आया है 56 प्लस में 4x उसको यहाँ रख देंगे, ये लिख दिया हमने 56 प्लस में 4x, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, यानी अगर मैं इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ 56 प्लस में 4x आ गया, 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 14 प्लस में x आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग किया गया है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या होगा, इधर भी वर्ग कर देते हैं और इधर भी वर्ग कर देते हैं, वर्ग करते इसके वर्ग से रूट कट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 गुने में 14 प्लस में x आएगा, इसका वर्ग आएगा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है 14 प्लस में x, और गुने में 8 6 48 है तो ये 48x हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कट गया, ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं 14 प्लस में x बराबर में 3x, और यहाँ से लिख सकते हैं 2x बराबर में 14, और x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं x का मान 7 आ गया, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ए बी और ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने देख लिया ये x निकल गया, और ए बी क्या था हमारे पास, तो भाई ए बी की बात करें, ए बी जो था हमारे पास वो कितना था, 8 प्लस में x था, जैसे कि हमने यही लिखा हुआ है, ए बी कितना है 8 प्लस में x। तो हमें निकालना है क्या, फाइनली ए बी का मान निकालना था जो कि था 8 प्लस में x, यानी कि 8 में 7 जोड़ देंगे, और ये आ गया हमारा ए बी 15, ठीक है, ए बी 15 आ गया। उसके बाद बात करें बी सी, ए बी के बाद बी सी ही निकालना था ना, हमें ए सी निकालना था, सॉरी ए सी निकालना है। तो भाई ए सी कितना है, यहाँ पे देख लो, ए सी दे रखा है 6 प्लस में x है, तो 6 प्लस में x है, यानी 6 में जोड़ा 7
और ये कितना आ गया 13, यानी AC का मान आ गया 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये आ गया है 15 सेंटीमीटर। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरी चीज़ें निकाल ली है। यानी क्या था इसमें ये था कि पहले तो हमने इसकी जो जो भुजाएं आ सकती थी वो निकाल ली। जैसे ये 6 तो 6 कर दिया, 8 है तो 8 कर दिया, ये x है तो x कर दिया, ठीक है। ये चीज़ें हमने कर दी थी, चलो ठीक है। उसका हमने क्या किया है, तीनों के क्षेत्रफल अलग अलग निकाले हैं, नीचे का, इसका, तीनों का क्षेत्रफल निकाला कैसे, आधा गुने में आधार गुने में ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई के हिसाब से तीनों का निकाला, और तीनों को जोड़ के हमने ये निकाल दिया कि इतना क्षेत्रफल इसका आ रहा है, तीनों को जोड़ के। उसके बाद हमने क्या किया है कि तीनों का क्षेत्रफल एक बार में निकाला हीरोन्स सूत्र से, और क्षेत्रफल जो भी हो बराबर ही होगा, इसलिए हमने उसको बराबर रख दिया और वहाँ से x का मान निकाला है, ठीक है। और फिर उस x के मान को यहाँ रखेंगे और हमारा मान निकल गया। तो आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें देख सकते हैं हम बनाते हैं, वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें बनाएंगे चतुर्भुज जो इसके चारों तरफ आ रहा है। चतुर्भुज किस तरह का हो गया, इस तरह की चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब मैं मिटाऊंगा तो पूरा मिट जाएगा ये, अरे वाह। इसी से ये हमारा A, B, C और D ये चीज़ आ गई, ये वृत्त बन गया। चलो जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसने क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बना रही है। केंद्र पर संपूरक कोण मतलब यहाँ से मैं कहूँ कि ये वाला एक कोण बना रहा है और यहाँ से ये वाला एक कोण बना रहा है। ये दोनों कोण क्या है, इनका जोड़ आ रहा है वो 180 होना चाहिए। यानी देखो इसमें दिया हुआ क्या है, दिया है क्या क्या दे रखा है, एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज दे रखा है, A, B, C, D दे रखा है, ठीक है भाई। उसके बाद हमें करना क्या है, सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि कोण A और इसके केंद्र को हम O मान लेते हैं। तो कोण AOB और जमा में COD, यानी हम कह सकते हैं भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, संपूरक कोण क्या होता है 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है भाई। अब इसमें कुछ रचना कर लेते हैं हम, क्योंकि रचना के बिना ये सॉल्व होगा नहीं। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसके ये त्रिज्या खींच देते हैं यहाँ पे, ऐसे 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 और ऐसे, ये लंब हमने खींच दिए सब चारों तरफ। इसका नाम लिख दिया हमने P, Q, R और S लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। चलो भाई ठीक है, इसमें मैं छोटा सा ये गायब कर दिया है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। और केंद्र इसका O है। अब रचना में हमने क्या किया है, O से हमने मिलाया है किसको, OQ, OS, OP तथा OR को मिलाया गया, है, ठीक है भाई, मिला दिया। चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, सिद्ध में आते हैं। सिद्ध के अंदर क्या है, कुछ मान लेते हैं। सिद्ध के अंदर आते हैं तो हम इसमें क्या कर लेते हैं भाई, इसके अंदर हम, ठीक है, इसका केंद्र हमारा O है। अब इसमें मानते हैं ये एक को 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 5 मान लिया, ये 6 होगा, ये 7 होगा और ये 8 है। इन सारे कोण को मान रखा है, ठीक है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि बार बार कोण ना लिखे इसलिए हमने इसको ये कर लिया है, ठीक है।
अब इसमें हम आते हैं किसमें, जैसे इसका केंद्र क्या है, केंद्र इसका O है, तो हम इसके केंद्र को लिख सकते हैं O, केंद्र को O लिख लिया हमने, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं त्रिभुज AOQ तथा AOP में, इन दो त्रिभुज में देखते हैं क्या करेंगे। पहले इसको सर्वांशम करेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं फिर सबको करेंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों में देख लेते हैं क्या क्या बराबर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोण AQO बराबर है कोण APO के, क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्यों है ये 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, इन दोनों के बीच का कोण 90 का होगा, जो कि हमने पढ़ा था प्रमेय 10.1 में, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। ये हमने कर दिया। और हमें दे रखा है भाई AO जो भुजा है वो क्या है, दोनों में एक जैसी है, मतलब उभयनिष्ठ कह सकते हैं। AO बराबर में AO होगा, ये भी हो जाएगा उभयनिष्ठ। ये चीज़ रहेगा। उसके बाद क्या चीज़ दे रखा है भाई, OQ बराबर में OP है, ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हो गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं तीन चीज़ें हमारी बराबर हो गई, एक तो समकोण, एक उभयनिष्ठ हो गया जो कि कर्ण है, और एक भुजा है, ठीक है। हम देख सकते हैं इसमें 90 के सामने वाला कर्ण बराबर है और 90 डिग्री भी बराबर है दोनों में, ठीक है, और एक भुजा भी बराबर है। तो इससे क्या हो गया, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज H हो जाएगा, और एक भुजा मतलब साइड RHS से ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांशम हो गया। यानी हम देख सकते हैं क्या, तब त्रिभुज AOQ सर्वांशम हो गया है, त्रिभुज AOQ AOP के सर्वांशम हो गया, कैसे, RHS से, ठीक है। अगर ये सर्वांशम हो गया तब हम कह सकते हैं एंगल A, कोण 1 जो है वो 2 के बराबर होगा, कैसे, CPCT के अनुसार भाई दो सर्वांशम त्रिभुज के संगत कोण हैं तो बराबर हो गया, ठीक है। चलो भाई 1 2 के बराबर हो गया, इतना आप नोट कर सकते हो। उसके बाद मैं दूसरी वाली स्लाइड पे बता देता हूँ आपको। हाँ, तो इसके अंदर क्या चीज़ है, देखो 1 तो 2 के बराबर हो गया। अगर वही चीज़ मैं इसके साथ करूँ इस वाले में, तो ये त्रिभुज भी इसके सर्वांशम होगा, तो भाई 3 भी 4 के बराबर होगा। तो हम बार बार ना करके एक ही बार लिख देंगे, क्या, यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, जब ये 1 2 के बराबर आ रहा है तो 3 भी 4 के बराबर होगा। तो इसमें सीधे लिख देंगे हम क्या, कि भाई कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर होगा। और क्या लिख सकते हैं भाई, 5 जो है वो 6 के बराबर होगा, 3 4 के बराबर हो गया, ठीक है, और 6 5 के बराबर हो जाएगा, यानी 6 जो है वो 5 के बराबर हो गया, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं भाई, 6 5 के बराबर हो गया तो 7 8 के बराबर हो गया, 7 जो है वो 8 के बराबर हो गया, ठीक है। और 1 2 के बराबर तो हम लिख चुके हैं पहले से ही, चलो ठीक है। अब देखो क्या चीज़ है, ये भी हमने कोई समीकरण मानी अभी तक तो नहीं मान रखी, तो इसको समीकरण 1 मान लिया है, ठीक है, और इसको हमने मान लिया 2, ये 3 और ये 4। तो हम कह सकते हैं क्या, समीकरण 1 2 3 तथा 4 के अनुसार, ठीक है भाई, इन चारों के अनुसार क्या होगा, चारों को क्या करते हैं हम, चारों के अनुसार हम कह सकते हैं कि भाई चारों के अनुसार, अब चारों के अनुसार हम क्या करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको बाद में हम करेंगे। पहले हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि भाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और 6 और 7 और 8, इन 8 का योग कितना होगा। तो ये 8 क्या है, ये पूर्ण कोण बन रहा है, पूर्ण मतलब
360 बन रहा है पूरे, 360 डिग्री होगा। ठीक है भाई, अब इसमें देखो एक 2 के बराबर है, एक जो है वो 2 के बराबर है, तो हमें क्या चाहिए था, देखो हमें कौन सा ये वाला कोण बराबर करना था, 2 और 3 लेंगे, एक 2 के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं एक जब 2 के बराबर तो इसको लिख सकते हैं भाई 2 एंगल 2 लिख सकते हैं भाई, 1 और 2 बराबर तो इन दोनों को जोड़ के 2 एंगल 2 लिख सकते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 और 4 बराबर हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 कोण में 3 लिख सकते हैं। 5 और 6 बराबर हैं, यहाँ हम देख सकते हैं भाई 5 और 6 बराबर है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं क्या, 2 में कोण 6 लिख सकते हैं, और प्लस में इसमें क्या है 7 और 8 बराबर है, तो इसमें 2 के साथ लिख सकते हैं इसको भी, यानी कि 2 कोण में 7 लिखा जा सकता है जो कि 360 डिग्री है। अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो 2 सब में कॉमन ले लिया और बचा क्या, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में 6 प्लस में 7, ये चीज़ आ गई हमारे पास, और ये बराबर में है 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 2 जाएगा नीचे भाग में, और ये बताओ मुझे 2 और 3 कोण कितना होगा, 2 और 3 को मिला के क्या कर सकते हैं, 2 और 3 को कह सकते हैं AOB लिख सकते हैं, AOB लिख सकते हैं। तो भाई मैंने क्या किया, 2 और 3 को लिख दिया कोण AOB, प्लस में 6 और 7 को क्या लिखा जा सकता है, 6 और 7 को लिखा जा सकता है DOC लिखा जा सकता है, या फिर COD लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं भाई कोण COD आ गया, बराबर में 360 बटे में 2 आ गया। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ये आ गया 180 डिग्री, यानी हम यहाँ पे अब कह सकते हैं कि कोण AOB जमा में COD किसके बराबर आ रहा है, 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, यानी ये दोनों कोण संपूरक कोण है। यही सिद्ध करना था हमें भाई, AOB और COB क्या है, संपूरक है, COB नहीं D है, AOB और COD क्या है, संपूरक कोण है, तो ये चीज़ हमारा आ गया यहाँ पे। तो यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, AOB और COD कितना है, 180 डिग्री, यानी संपूरक कोण है, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर को कर दिया है ख़त्म। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया वृत्त के बारे में कि वृत्त होता क्या है, पहली बात वृत्त क्या होता है। उसके बाद हमने परिमेय 10.1 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा कि भाई कोई भी त्रिज्या जो होती है और स्पर्श रेखा उनके बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। उसके बाद अगले परिमेय में हमने पढ़ा था कि भाई किसी एक बाहरी बिंदु से जो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है दोनों बराबर होती है। इस पर हमने उदाहरण भी किए, इसकी प्रश्नावली भी की और NCERT के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर NCERT तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन आपका काम क्या है, आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना, इसको खुद से कर करके देखना। वीडियो तो आपने देख ली, आप समझ चुके हो, उसके बाद खुद से कर करके देखोगे, फिर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 100% फ्री एजुकेशन मिलती है, और आपको मिल जाएगी हर एक क्लास की प्लेलिस्ट, वो भी एक अच्छी तरीके से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे। वहाँ पर वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके अंदर आप देख सकते हो कि भाई सारी क्लासेस है, 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 7वीं, इस तरह से सारी क्लासेस हैं। बाकी मेरी क्लास देखनी है तो आप CBSE जो हिंदी मीडियम है, CBSE या कोई भी स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम का कोर्स है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे कि आप मेरी क्लास देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपके पास कुछ ऐसा दिख जाएगा, जिसके अंदर मैं आपको दिख जाऊँगा, जिस पर आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, और वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ सामने आप देखिएगा जितने भी हमने क्लासेस ली हैं, जितने भी अलग अलग टॉपिक हमने करवाए हैं, सारे टॉपिक के नाम हैं। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उस पर आप क्लिक करके और उस वीडियो देख सकते हो। जैसे आपने किसी भी एक टॉपिक पे क्लिक किया, क्लिक करते ही ये ऐसा कुछ वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, तो आप वीडियो देख सकते हो। यानी आप क्या कर सकते हो, मेरी क्लासेस सारी देख सकते हो, और उसके बाद और भी कोई किसी को आप सजेस्ट करते हो वो दूसरी क्लास का होता है, ठीक है, तो वो भी क्या कर सकता है, इसमें अपनी क्लासेस ढूंढ के और इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो फिर और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम में 100% भी फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि 6ठी से लेकर 12वीं तक हर एक सब्जेक्ट की क्लास आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।